हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स के 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेकर 2023 तक के रहेंगे। यानी सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 22। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 106th क्वेश्चन। इससे पहले के 105 क्वेश्चंस कहाँ पे हैं? इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट्स में है। ठीक है, तो अगर आपने इनको मिस किया है 105 क्वेश्चंस को, तो 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके अच्छे से 105 क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन शटडाउन पॉइंट ऑफ मल्टी कमोडिटी फर्म इन द शॉर्ट रन? क्या बोलता है, इनमें से कौन सी ऐसी शटडाउन पॉइंट है? शटडाउन यानी जहां पे आप अपना बिजनेस बंद कर देते हो। ठीक है, और वो भी कैसा बिजनेस? मल्टी कमोडिटी। मल्टी कमोडिटी यानी आप एक साथ बहुत अलग अलग टाइप की कमोडिटीज बेचते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट आ जाता है शॉर्ट रन पे? शॉर्ट रन यानी लेस देन 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें ऐसा कब हो जाता है कि आप क्या कर लेते हो, आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर देते हो। तो ऐसा कौन सा टाइम आ जाता है? देखते हैं ऑप्शंस को। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ऑपरेशंस की, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट डिटरमाइन होती है एज पर प्रोडक्शन, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल किसी साल में आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी, किसी साल में आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी, है ना। तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिर आया है मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल वर्ड का मतलब ये होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा जो आपको रेवेन्यू हुआ है, एडिशनल यूनिट सेल करने की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है, वो की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ऑपरेशंस के, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड, आपकी जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू है जो आपने रिसीव की है, वो उसके वजह से। तो सीधी सी बात है, जब आप शॉर्ट रन की बात करते हो, ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट रन में क्या मैटर करता है? शॉर्ट रन में मैटर करता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और आपका एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड। अगर ये दोनों भी चीजें सफिशिएंट नहीं होंगी, इन सिंक नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिक एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आपके बिजनेस में जब आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर दोगे शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा भाई एवरेज अगर मैं करता हूँ तो एवरेज होके भी मेरे को उतना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रहा है, मेरी उतनी मार्जिनल रेवेन्यू मुझे जितनी करनी चाहिए थी एवरेज में, उतनी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक है आपका बिजनेस की चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, आपके बिजनेस से आपको कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ये पॉइंट है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर देते हो, हमेशा के लिए बंद कर देते हो शॉर्ट रन में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। 107th क्वेश्चन। एक तरफ आपके अलग अलग कॉस्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये जो अलग अलग टाइप के कॉस्ट है ना, मैंने आपको एक लेक्चर एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट रहेगा, या तो थंबनेल में रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इन दोनों में से कोई ना कोई एक थंबनेल रहेगा अगर आप देखोगे तो। और ये लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा पता है? बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में आप देखना, एक लेक्चर आपको मिलेगा, या तो उसमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखा रहेगा या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखा रहेगा। तो उसमें मैंने अलग अलग टाइप की सारी कॉस्ट को कवर किया है। संक कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, और भी बहुत सारी कॉस्ट को कवर किया है, जहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है। इसलिए जरूर से जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, मैं एक एक करके सबका अभी तो शॉर्ट में मीनिंग समझा देती हूँ आपको, बट डिटेल में आप उस लेक्चर से जाके कवर कर लीजिए। ठीक है, सम कॉस्ट क्या होता है? सम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं। यानी ये ऐसी कॉस्ट रहती है जो बिजनेस को चलाने के लिए प्राइमरीली यूज होती है। जैसे सपोज अगर मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ
तो उसके लिए मुझे जो असेट्स खरीदनी है, जो भी मुझे बाकी चीजें खरीदनी है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब मेरा हो जाएगा सम कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उतनी इन्वेस्टमेंट के बिना तो मैं अपना बिजनेस चला ही नहीं पाऊंगी, है ना। यानी मिनिमम बिजनेस को रन करने के लिए, कम से कम बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम कॉस्ट को इनकर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम कॉस्ट क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो चीजें आपकी ओन करते हो आप खुद, आप उसके ओनर हो और आप उसको यूज करते हो अपने प्रोडक्शन में, मे बी आपने कुछ असेट्स खरीदी हुई है, मे बी आपने कुछ रॉ मटेरियल्स किए हुए हैं, तो जो भी ऐसी चीजें हैं जिसको थ्रू आप क्या कर पाते हो, अपनी प्रोडक्शन, अपनी डे टू डे रूटीन बिजनेस अच्छे से कर पाते हो, होती है आपकी सारी की सारी सम कॉस्ट। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। यानी ए का तो 2 आएगा, ए का 2 आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही है ना, बी सी डी तो कट गया, ऑटोमेटिक एक से ही मेरा आंसर बन गया, है ना। लेकिन एक बार बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप यूजुअली 500 शर्ट बनाते थे, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ से 10,000 रुपीज, ठीक है। अब आपने इस साल क्या किया, 500 की जगह पे 600 शर्ट्स बनाए और आपका कॉस्ट आया से फॉर एग्जांपल 10,500 रुपीज, ठीक है। तो एडिशनल कितना है, एडिशनल है 100 शर्ट्स, है ना। एक्स्ट्रा 100 शर्ट्स बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आया, 500 रुपया, है ना। तो ये 500 रुपीज क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट फॉर द एडिशनल प्रोडक्शन जो आप करते हो, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। आपका आउटपुट जैसे चेंज हो रहा है, आपने 500 से 600 कर दिया, इसलिए आपका ओवरऑल टोटल कॉस्ट भी चेंज हो गया। पहले आपका टोटल कॉस्ट था 10,000, अब बढ़ के हो गया 10,500, सिंपल। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होता है, टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई डिसीजन लेते हो अपने बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट चेंज होता रहता है। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या रहता है, कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय फर्म डिसीजन। इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट यानी ऑलरेडी वो कॉस्ट इंटरनल कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऐसी रहती है जो होती ही होती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट के प्राइम एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी कैसे भी प्रोडक्शन करो, कुछ भी करो, ये खर्चा तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इस खर्चे के बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो अनअफेक्टेड है। आप कैसे कोई भी फॉर्म का डिसीजन ले लो, लेकिन आपको लेबर तो लगेगा ही लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी ही लगेगी, यानी आपके मेजर डिसीजन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अगर एक पीस में से आता होगा आपको एक या दो पीस, तो आपको आराम से मैच करने आ जाएगा। मैचअप को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, आप क्या कर लीजिए, एक या दो इनमें से फिक्स कर लीजिए और ऑटोमेटिक बाकी सबसे आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कार्ड बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बिजनेस फाइनेंस में। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड into consideration which of the following risk। बोलता है जब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करना है तो बैंक्स को इनमें से कौन सी रिस्क को ध्यान में रखना पड़ता है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या रहता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिंपली मींस ये वो रेशियो है जो हमें बताता है कि एक बिजनेस का कैपिटल सफिशिएंट है भी कि नहीं, कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, वो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को पे ऑफ कर सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी बेसिकली आप इस रेशियो के थ्रू ये बताते हो कि आपका बिजनेस कितना फाइनेंशियली सफिशिएंट है, फाइनेंशियली साउंड है, कि आप अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है, आपके कैपिटल के थ्रू। तो होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इसमें क्या आएगा, क्रेडिट रिस्क आएगी, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट रिस्क आएगी, हाँ, ऑपरेशनल रिस्क आएगी, हाँ, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जब आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हो, कार के रेशियो की बात करते हो, तो आप कार में क्या करते हो, क्रेडिट रिस्क भी चेक करते हो सामने वाले की, मार्केट रिस्क भी चेक करते हो, और साथ ही साथ उसके ऑपरेशनल रिस्क क्या है वो भी अगर आप चेक करोगे, तभी तो आपको ओवरऑल पता चल पाएगा कि सामने वाले का कैपिटल उतना है भी कि नहीं, ताकि वो आपकी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको भले ये रेशियो नहीं भी पता होता था ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर लेते थे। एंड एक और चीज, रेशियो से ना हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं पेपर में, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे जाके ना मैंने रेशियोज पे पूरा पूरा चैप्टर कराया हुआ है। रेशियोज पे 3 से 4 लेक्चर लिए हुए हैं मैंने, तीनों चारों लेक्चर जाके देख लीजिए, बिकॉज वहां से तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। मैंने वहां पे फॉर्मूलाज भी कराए हैं, हर एक रेशियो को भी डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से जाके रेशियोज को कवर कर सकते, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 109th क्वेश्चन। एक तरफ है आपके मार्केट फॉर्म, दूसरे तरफ है उनके फीचर्स। अभी जितने भी मार्केट फॉर्म्स है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसी 1000 PYQs की सीरीज में, है ना। अगर आपको याद हो, पार्ट नंबर 15 है ना 1000 PYQs की सीरीज का, तो उसमें मैंने पार्ट नंबर 15 में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, 15-20 मिनट लेके ना मैंने आपको इस पार्ट में समझाया था। सारे के सारे जो आपके मार्केट्स हैं वो मैंने डिटेल में आपको समझाया, चारों की चार, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, ये देख सकते हो, ये मेरी ही लेक्चर का स्क्रीनशॉट है, ये आपका पार्ट नंबर 15 है, ठीक है। उसी का ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। वहां पे मैंने डिटेल में इन चारों मार्केट्स को एक्सप्लेन किया था। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। देखो मेरी हैंडराइटिंग में मैंने इसकी सारी मेन पॉइंट्स आपको बता दिए थे, सारे फीचर्स आपको बता दिए थे, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 15 से जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ एक एक करके चारों मार्केट्स है क्या। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहां पे क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको वेजिटेबल्स का, है ना। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, और यहाँ पे जो गुड्स बेचे जाते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, होमोजीनियस यानी सेम नेचर के होते हैं, ठीक है। और क्योंकि कुछ सेम नेचर के हैं तो यहाँ पे आप एज अ फर्म क्या हो, प्राइस टेकर हो। आप एज अ फर्म यहाँ पे क्या हो, प्राइस टेकर हो। क्यों, जो प्राइस मार्केट में चलेगा वही प्राइस आपको लगाना पड़ेगा। वो मार्केट में कोई 20 रुपया किलो बेच रहा है आलू, तो आपको भी 20 रुपया किलो ही बेचना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। फिर आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। मोनोपोली मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर, है ना। तो सिंगल सेलर है इसलिए वो क्या कर पाएगा, मोनोपोली है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर पाएगा, भेदभाव कर पाएगा, यानी वो क्या कर पाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा, है ना। मोनोपोली है तो वो क्या कर पाएगा, भेदभाव कर पाएगा, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। यानी सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने अपनी स्लाइड में दिखाया भी था, मोनोपोली में मैंने लिखा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। देखो इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी बहुत सारी चीजें। मैं अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताती हूँ जो आपको एग्जाम में सच में काम आएगी। अगर आपने वो पार्ट 15 देखा होता था ना तो आपका ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया होता था विद एग्जाम्पल सब कुछ। और आपको अभी हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही है मार्केट से। वो 1 से 2 क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है। फिर क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑब्वियसली क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। कैसे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहता है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोको कोला का, है ना, कोका कोला। और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था थम्स अप का। क्यों, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या रहता है, एक तरफ तो आपके पास मोनोपोली है, कोको कोला वाला तो कोको कोला ही बेचेगा, थम्स अप वाला तो थम्स अप ही बेचेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप कंपटीशन में भी हो। कैसे, एक तरफ कोको कोला है, कोको कोला नहीं मिलेगा तो आप ऐसा कस्टमर थम्स अप भी उठा के आ जाओगे शॉप से, है ना। तो एक तरफ तो ये अलग अलग होके मोनोपोली है, लेकिन जब मार्केट में आते तो ये किसी के साथ कंपटीशन में आ जाते। तो इस केस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में आप क्या करोगे, अगर प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इफेक्ट मार्केट में उसका देखने को मिलेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में कैसा रहता है, प्राइस रिजिडिटी रहता है। प्राइस रिजिडिटी क्यों रहता है, मैंने यहाँ पे एयरलाइंस का एग्जांपल दिया था, है ना। एयरलाइंस का प्राइस कैसे रहता है, हमेशा रिजिड रहता है। क्यों, क्योंकि आप अपने हिसाब से प्राइस यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हो। आप अपने कंपटीशन के हिसाब से, ओवरऑल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आपको प्राइस सेट करना पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे ना ये सारी पॉइंट्स जो पूछी जा रही है ना इसको मार्केट से रिलेटेड, वो मैंने पार्ट नंबर 15 में एक्सप्लेन की थी, ये चार्ट बना,
तो अगर आपने वो देखा होता था, इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट मी, जैसे ही हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे ना, आपके इतने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और इतने सारे आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए ना कि पेपर में जाके आपको एमसीक्यू सॉल्व करना ना एकदम ऐसे बाएं हाथ का खेल लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जो नेट जेआरएफ का ड्रीम है ना, वो इजीली सच हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 110th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑन विच ऑफ द 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड। अब बेसल 3, बेसल 1 भी है, ठीक है, बेसल 1 के नॉर्म्स हैं, बेसल 2 के नॉर्म्स हैं, और बेसल 3 के नॉर्म्स, ठीक है। इनसे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपके साथ बेसल 3 को ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हमसे बेसल 3 पूछा है, लेकिन इसी 1000 पीवाईक्यू सीरीज में ही ना बेसल 1, बेसल 2 में भी पीवाईक्यूज पक्का आएंगे, तब हम उनको भी धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब बेसल 3 की बात आती है तो 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज है मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स। बेसल 3 के हिसाब से सबसे पहली चीज क्या बताई गई है कि मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए, वो पहले उन्होंने सेट किया, उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सेकेंड चीज उन्होंने क्या बताई है? सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। आपका कैपिटल एडुकेट है भी कि नहीं, सफिशिएंट है भी कि नहीं, उसके लिए वो लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं आपके काम को, ठीक है। और फोर्थ है आपका मार्केट डिसिप्लिन। आप मार्केट डिसिप्लिन के हिसाब से चल रहे हो कि नहीं, वो भी आप टाइम टू टाइम उनका देखते हो बेसल 3, ठीक है। तो बेसल 3 में तीनों चीजें आपको याद रखनी है, मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। एक बार बेसल 3 क्या है वो समझ लेते हैं। बेसल 3, इट इज एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अकॉर्ड that was introduced a set of reforms designed to mitigate risk. ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए हैं रेगुलेशंस, रूल्स, ताकि आप क्या कर सको, जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी रिस्क को मिटिगेट कर सको। मिटिगेट यानी जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो? आपने बेसल 3 के नॉर्म्स बनाए हैं, और इन नॉर्म्स के वजह से बैंक्स को क्या करना पड़ता है? कुछ लेवरेज रेशियोज का मेंटेन करना पड़ता है, और उनको कुछ रिजर्व कैपिटल अपने हाथ में रखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेसल नॉर्म्स। ये बेसल नॉर्म्स की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में, और ये अभी भी 2022 तक भी इम्प्लीमेंट होते रहे हैं, अभी भी इम्प्लीमेंट होते रहे हैं। और जो बेसल 3 है, पहले बेसल 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है, is a part of a continuing effort to enhance the international banking regulatory framework begun in 1975. जो 1975 में बैंकिंग को सुधार करने का प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसको बेसल 3 ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। और ये बेसल 3 किस पे बेस्ड है? बेसल 1 एंड बेसल 2 के अकॉर्ड्स के बाद और बेटर इम्प्रूव करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को बेसल 3 नॉर्म्स लाए गए थे, जिसमें किस पे फोकस किया गया था? 3 चीजों पे। कौन सी है वो 3 चीजें? मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, फिर किसी लेक्चर में जब पीवाईक्यू सीरीज ही हम करेंगे, तो वहाँ पे बेसल 1 एंड बेसल 2 नॉर्म्स आएंगे, तो मैं वो वहाँ पे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। सो डोंट यू वरी, हर एक टॉपिक में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी जैसे जैसे वो आता जाए, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।